परसों मुझे 2 मैसेज मिले। उसमें से एक मैसेज मैं अभी पढ़ने वाला हूं और इसमें लिखा है, उत्तराखंड में शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, लेकिन लड़कों की शादी न हो पाने की समस्या अब एक बड़ा रूप ले चुकी है। हर गांव कस्बे में 35 की उम्र पार कर चुके बहुत लड़के कुंवारे ही हैं। मेरी उम्र भी 38 साल हो चुकी है और मैं अपनी शादी न हो पाने से नहीं, लेकिन लोगों की बातों से परेशान हूँ। हर दूसरा आदमी जानबूझकर सवाल करता है कि शादी कब कर रहे हो, अभी तक क्यों नहीं की, कहीं बातचीत करना चाहिए थी, कितना कमा लेते हो, नेपाल से कर लो, वगैरह वगैरह। बेरोजगारी और बढ़ती उम्र और दिन दिन शादी के नाम पर होते उत्पात को, शादी के बाद के झगड़ों और विवादों को देखते हुए अब शादी मैं करना नहीं चाहता हूँ। माता पिता बूढ़े हो चले हैं, मैं घर का इकलौता लड़का हूँ। बुढ़ापे में क्या होगा, कल का क्या होगा जैसे सवालों से परेशान भी हूँ। अगर मैं शादी न करूँ तो क्या भविष्य में यह निर्णय कोई सजा भर बन के रह जाएगा या सब ठीक ही रहेगा? आप इस पर एक वीडियो बनाओ, लेकिन उसमें मेरा नाम मत लेना। धन्यवाद भाई जी। और एक और मैसेज आया, कोई खीम गैड़ा जी हैं। गैड़ा जी का तो जो मैसेज आया था वो मैंने भगवती मंदिर खोला का जो वीडियो बनाया था, आई बटन पर जाकर उसे भी आप देख सकते हो, उसके रिगार्डिंग था। वो कह रहे थे कि अगर आपको कुछ भी इस मंदिर के बारे में डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझसे संपर्क करना। लेकिन क्योंकि मैं वीडियो बना चुका था और उसके बाद उनसे संपर्क करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। भविष्य में अगर आप कभी वहाँ पर कोई प्रोग्राम करेंगे और मैं वहाँ पर आया वीडियो बनाने, तो आने से पहले आपसे ज़रूर मिलूँगा, आपसे ज़रूर बात होगी और पहले मैं जानकारी लूँगा, उसके बाद ही वीडियो बनाऊँगा। अब बात करते हैं आज के इस दूसरे और बड़े सवाल पर। आप सबका एक बार स्वागत है उत्तराखंड के इन खूबसूरत और ऊंचे ऊंचे शांत एकांत पर्वतों से। उत्तराखंड में ये लड़कों की शादी न हो पाने की समस्या एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है और यह पूरी तरह से सच है। आने वाले टाइम में यह एक बहुत गंभीर सामाजिक परिणाम लेके आने वाली है और मुझे लगता है कि एक सामाजिक ताना बाना टूटने की कगार पर है। और दूसरा फिर यहाँ पर रोज़गार के साधन भी कम ही हैं। और जैसा आपने खुद ही अपने प्रश्न में कहा है कि रोज़गार के साधन नहीं है, जिन लोगों के पास रोज़गार है उनके लिए तो एक ही समस्या है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो तो शादी कर भी लेंगे जैसे तैसे ढूंढ के। और अगर रोज़गार नहीं है तो उन लोगों के लिए तो समस्या ही है। अगर वो शादी कर भी लेते हैं तब भी उनके परिवार के पालन पोषण का और उनके खर्चों का क्या। इस बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो रेशियो है वो रेशियो गड़बड़ होने की वजह से उत्तराखंड में ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो इस पर तो कुछ विशेष अपनी तरफ से किया नहीं जा सकता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारे समाज का थोड़ा बहुत रूढ़िवादी भी होना। हाँ, तो अभी भी वो परंपराएं जीवित हैं जिनमें कुंडली मिलाई जाती है, चिन्ह पत्र वो मिलाए जाते हैं, उनका मिलान किया जाता है और उसके बाद शादी विवाह में फिर आगे बातें की जाती हैं। मुझे लगता है कि ये अगर समस्या बनी रही तो आने वाले भविष्य में एक और सामाजिक ताना बाना टूटने की कगार पर है। कुछ ही दिनों में आप सुनेंगे कि लगभग इंटरकास्ट मैरिज 100% हो गई है। एक बार होता ये है कि आसमान से उतरकर एलियन पृथ्वी पर आ जाता है। कस्बे की एक बाज़ार में पहुंचने के बाद मिठाई की दुकान के बाहर वह खड़ा हो जाता है। मिठाई की दुकान के बाहर जब एलियन गया तो लोगों ने उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और उसको बोला कि आइए आइए, ये मिठाइयाँ लीजिए। अब वो तो यहाँ की लैंग्वेज कुछ समझता नहीं था, वो उसको लोग ले गए तो वो चला गया अंदर और एक एक करके उन्होंने उसे मिठाइयाँ टेस्ट करवाई कि ये टेस्ट कीजिए ये कैसी है, ये टेस्ट कीजिए ये कैसी है। तो ऐसा करते करते वो बहुत सारी मिठाई खा चुका और जब लास्ट में लेने की बारी आई तो फिर वो चुपचाप खड़ा रहा। तब जो दुकानदार था उसने बोला कि भैया आपने मेरी बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली हैं, अब ऐसा है कि आपके साथ हमारा झगड़ा हो जाएगा अगर आप पैसे नहीं देंगे। तो आपने इतनी सारी मिठाइयाँ खा ली हैं और आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। लेकिन एलियन को तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो वो तो चुपचाप यूँ ही खड़ा रहा। अब बात गरमाने लगी और लोगों तक पहुँची, हो हल्ला होने लगा तो सारी बाज़ार के लोग इकट्ठा हो गए, दुकान के आगे भीड़ जमा हो गई। दुकानदार जो था उसे मारने पर उतारू हो गया। तो भीड़ में से निकलकर किसी ने कहा, ऐसा कीजिए, इसे मारना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये आदमी भी थोड़ा अजीब सा लगता है, यहाँ का तो लगता नहीं है। इसका कलर भी थोड़ा अजीब है, इसका मुंह भी जरा अजीब सा है, इसकी छोटी छोटी आँखें हैं, नाक देखो कैसी है इसकी, मुंह भी इसका छोटा छोटा सा, अजीब सा आदमी है, पता नहीं कौन है क्या है। तो करते ऐसा है कि इसकी खोपड़ी में, इसके पूरे शरीर में हम डालते हैं चारकोल। इसे चारकोल से नहलाते हैं, गधे पर बैठाते हैं और इसको घुमाते हैं पूरे।
मार्केट में घुमाते हैं और मार्केट में घुमाने के बाद इसे फिर वहीं पे इस कस्बे की सीमा पे वहाँ पे छोड़ाएंगे। इसको अपने आप जाएगा जहाँ को जाता है, ये जहाँ से आया वहीं चले जाएगा। एलियन खड़ा चुपचाप देख रहा था और फिर लोगों ने वही करना शुरू किया। लोग चारकोल लाए और उसके सिर पर डाल दिया, पूरा काला कर दिया उसे। ऑलरेडी वो काला था, उसके बाद और काला हो गया। उसके बाद एक गधा मंगाया गया और ढोल नगाड़े भी मंगाए गए। गधे पर उसे बैठाया गया और ऐसे ही ढोल नगाड़े बजा बजा करके पूरी मार्केट में उसे घुमाया गया। घुमाने के बाद उसको कस्बे की पार की सीमा पर छोड़ आए लोग बाजे गाजे के साथ, और वहाँ पर उसे छोड़ करके वापस लौट आए। बहुत दिनों बाद जब एलियन अपने प्लेनेट पे पहुँचा तो उसको लोगों ने पूछा कि भाई इतने दिन कहाँ रह गए थे। तो उसने बताया कि वो भटक गया था और एक ऐसे प्लेनेट पर आ गया था जहाँ पर हरियाली ही हरियाली है और जहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं। उसने अपने लोगों को बोला उस प्लेनेट में बहुत सारा पानी भी था, हरे भरे पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे। वहाँ पर मैं उतरा और उतरने के बाद मैं एक ऐसी जगह पे गया जहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत ही टेस्टी खाना दिया खाने के लिए। मैंने बहुत सारा खाना खाया और खाना खिलाने के बाद उन लोगों ने मुझे फिर एक अजीब से दिखने वाले चाव पाए जानवर पर बिठाया और बहुत सारे ड्रम वगैरह मंगाए और उसको पीटते हुए वो मुझे फिर सैर कराने लगे और सैर कराते कराते मुझे फिर सीमा तक ले आए। और मैं तो सोच ही रहा था कि मेरा फ्यूल ख़त्म हो चुका है और मैं फ्यूल कहाँ से लाऊंगा, कहाँ पे मिलेगा। लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया कि वो फ्यूल से भरा हुआ डिब्बा ले आए और वो मेरे ऊपर भी डाल दिया और बहुत सारा वहाँ पे छोड़ भी गए। तो इस वजह से मैंने उसकी वजह से अपने जो सिस्टम को एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ तक आज आप लोगों के बीच में पहुँच पाया हूँ। उस जगह के रहने वाले इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। काश मैं वहाँ कभी दोबारा जा पाऊँ। उन लोगों ने मुझे इतना आनंद दिया, इतनी खुशी दी उन्होंने मुझे, इतने अच्छे से उन्होंने मेरा वेलकम किया, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये वो एलियन अपने ग्रह पर जाकर, अपने प्लेनेट पर जाकर अपने लोगों से बोला। अब देखिए, नज़रिया बदलने के साथ साथ ही चीज़ें कितनी बदल जाती हैं। अगर आपके पास नज़रिया ही हो तो 5,000 रुपये में जिसका एक महीना निकल जाए और उसी में सेविंग्स भी हो जाएं, इस ज़िंदगी से ज़्यादा आपको और कुछ चाहिए अभी? अगर आपकी एक्सपेक्टेशन और कुछ हैं तो फिर आपको पहले तय करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। क्या आप सचमुच ही ऐसी ज़िंदगी से परेशान हैं जहां आप पहाड़ों पर घूम रहे हैं, जहां आपको किसी की फीस नहीं देनी है, जहां आपको किसी की खुशामद नहीं करनी है, जहां आपको किसी को मनाना नहीं है, जहां आपने बिल्कुल भी ये परवाह नहीं करनी है कि किसी का क्या हुआ, आप सिर्फ अपनी डफली और अपना राग सुनिए। तो क्या ऐसी ज़िंदगी आपको अच्छी लगती है? और आपको अपनी प्राथमिकताएं भी तय करनी होंगी। थोड़ा आपको आध्यात्म से, थोड़ा आपको दर्शन से भी जुड़ना ही होगा, क्योंकि अंततः तो हम सबको उसी सवाल पर आना है और जो कहता है कि आखिर इस पूरी लाइफ का गोल क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा आध्यात्म, थोड़ा सा दर्शन और थोड़ा सा जीवन को जीने की कला, थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण में बदलाव आपके जीवन को अभूतपूर्व रूप से सुखी कर सकता है। और अगर आप सुखी होते हैं उस टाइम आपको किसी को बताना नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ। वो आपके चेहरे से, आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी से पता चलता है कि आप कितने खुश हो। चाहे आपका चेहरा कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, पीला हो, लंबा हो, चौड़ा हो, लेकिन आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की रोशनी बताती है कि आप खुश हो। आपको किसी को मुंह से नहीं बोलना पड़ता है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, ना। तो जब तक ऐसी स्थिति ना आए कि आप खुश हो, तब तक तो आपको कोई भी काम करना ठीक नहीं है। अगर एक बार आपने तय कर लिया कि हाँ मैंने ऐसे चलना है, हाँ मैंने शादी नहीं करनी है, तो फिर ठीक है। आप दूसरे आदमी की बिल्कुल भी नहीं सुननी है, आप दूसरे की बातों पर बिल्कुल भी मत आइए, आप अपने हिसाब से चलिए। अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को फॉलो कीजिए। किसी दूसरे को फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने तय किया कि मुझे कर लेना चाहिए, तो फिर आपको इसके लिए अपनी रूढ़िवादिता को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप मुझे सच कहने दें तो फिर आपको इंटरकास्ट मैरिज के लिए भी तैयार रहना होगा। अगर आपको करना ही है तो उसके बाद की फील्डिंग आपको अभी पता नहीं है। आपको लग रहा है ना ऐसा बाहर से देख करके कि भाई कर लेता तो ठीक हो जाता, तो कर भी आप लोगे। वहाँ की फील्डिंग तो आपको तब पता चलेगी ना जब आप अंदर एंटर करोगे। और चक्रव्यूह होता है तो बाहर से तो वो ऐसा ही दिखाई देता है कि 4 सैनिक रुके हुए हैं,
बस और कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उसके भीतर प्रवेश करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सब तरफ से घिरे हुए हैं। आप बाहर निकलना चाहते भी हैं तो आपको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ठीक सेम सिचुएशन, सेम परिस्थिति शादी ब्याह के साथ भी है। यहाँ पर आप एक बार एंटर करते हैं और उसके बाद आपको बहुत सारी समस्याएं देखने को वहाँ मिल जाती हैं, और वो सब सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं। उन पर आपका जोर और तानाशाही भी नहीं चलती है। आपको उन्हें अपने दिमाग से और अपने धैर्य से सुलझाना होता है। अब निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा। अनिर्णय की स्थिति में बने रहना ठीक नहीं। या तो वो आर या पार, एक बार आपको कमर कसनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आपका प्रश्न ये है कि मैं चाहता ही था लेकिन हो नहीं पा रही है, तो बात अलग है। फिर उसके लिए भी मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया है। आपको इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, और एक बात आपने और पूछी है कि आखिर बुढ़ापे में क्या होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पक्का है कि अगर आपकी शादी हो गई और आपके बच्चे बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे या आपके साथ ही रहेंगे? पक्का है आपको? आप 100% श्योर हैं? क्योंकि अधिकतर तो मुझे ये देखने में आया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने अपने काम में निकल जाते हैं। जीवन के आखिरी कुछ साल हर आदमी को अकेले निकालने हैं, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो। एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, राजनीतिक हस्ती थे। जब वह मरे तो उनके क्रीमेशन पे, उनके अंतिम संस्कार में भी उनका वो लड़का नहीं आ पाया जिस लड़के की शादी में उन्होंने भारत के सबसे महंगी शादी होने का तमगा दिया था। तो कौन सी परिस्थिति कैसी हो जाएगी, कौन सा जीवन का दांव पेच कैसा पड़ जाएगा, आप नहीं जानते। तो इतनी श्योरिटी तो किसी भी चीज़ में नहीं है। जब आप अपने आप को इतना सिक्योर और श्योर करके चलना चाहेंगे तो यह मुश्किल होगा। हिस्से का दुख और हिस्से का सुख सब मिलके रहेंगे। चाहे आप किसी राह भी जाइए, चाहे आप किसी तरफ भी निकलिए, क्योंकि जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ अपना सिर तो साथ लेके ही जाएंगे। और सुना है नसीब सिर पर ही लिखा होता है। जो लोग समाज के एक सेटिल तबके में गिने जाते हैं, उन लोगों का भी लास्ट में क्या होगा का प्रश्न तो उनके सामने भी खड़ा ही रहता है। उनको भी इस बात का पूरा पता नहीं होता, क्योंकि जीवन इतना विशिष्ट है और इतना उलझा हुआ है, इतना संश्लिष्ट है कि आप इसके किसी भी सवाल का जवाब इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऊपर वाला, कुछ चीज़ें समय जो सबसे ताकतवर है अपने पास छिपा के रखता है और कभी भी किसी को नहीं बताता है। कुछ राज समय के साथ ही खुलते हैं और बेहतर है उनका समय के ही साथ खुलना।